स्वागत है अपने YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे। कल के वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में किया था क्योंकि टेक्निकल यानी नेट का इशू था, इस वजह से हम पूरा नहीं पढ़ पाए थे। आज हम पूरा वीडियो देख के चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में, और हम लोग लाइव जुड़ेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि जो रहस्यमय झील है वो किसे कहा जाता है। तो वो रूपकुंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रूपकुंड। यानी रूपकुंड जो झील है वो एक रहस्यमय झील है और जो कि उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील की अगर हम बात करें तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो वो है असम में। कहां पर है? असम में। यानी असम के दो एक ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे कि काजीरंगा और मानस। ये दोनों साइबेरियन सारस का एक आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान है। जो ज्ञात है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गैंडे के लिए है। यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? असम में है, जो कि गैंडे के लिए संरक्षित अभ्यारण्य है। तथा मानस जो एक राष्ट्रीय उद्यान है वो भी एक असम में स्थित है, और वो सर्वाधिक क्या होता है, जो संकटापन्न प्रजातियों के कारण जो है वो चर्चित में है। तो इस प्रकार से साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक जो निवास है वो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो वो मानस राष्ट्रीय उद्यान में है। वैसे दोनों में है सारस आदर्श प्राकृतिक, काजीरंगा और मानस, जो कि असम में है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील की अगर हम बात करें तो वो हमारे कहां पर है? मणिपुर में स्थित है। लोकटक एक नृत्य भी है, लोकटक एक झील भी है, जो कि एक मणिपुर में है। और लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। यह कैसी झील है? यह मीठे पानी की झील है, जिस पर जल विद्युत केंद्र भी बना है। यह झील विश्व में तैरती झील के रूप में प्रसिद्ध है। यानी अगर हम देखें तो जो लोकटक झील है इसे विश्व में तैरती झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस झील के पास केबुल लामजाओ यानी केबुल लामजाओ, या ऐसे हम कह सकते हैं केबुल लामजाओ जो है नामक राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यानी इस झील के पास एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। अगला क्वेश्चन आता है रोहतांग दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जबकि लिपुलेख जो दर्रा है, यानी उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में कौन सा है? लिपुलेख दर्रा है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और लिपुलेख दर्रा की अगर बात करें तो वो उत्तराखंड में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जो कि बहुत लंबी है। देखिए जवाहर जो सुरंग है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और जम्मू कश्मीर के बनिहाल में है। कहां पर है? बनिहाल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। यानी जवाहर सुरंग की बात अगर करें तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के रामबन जिले, कौन सा जिला हुआ? रामबन जिले के बनिहाल दर्रे में है। यानी वो दर्रा कौन सा है?
बनिहाल जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। यह जम्मू को श्रीनगर जोड़ने वाले राजमार्ग पर स्थित है, यानी जो जम्मू से श्रीनगर से जोड़ने वाले जो राजमार्ग स्थित हैं उनको, राजमार्ग को यह जो दर्रा है वो जोड़ता है, यानी जवाहर सुरंग जोड़ती है। पीर पंजाल जो है वो दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है, यानी जो पीर पंजाल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर के, जैसे अगर हम इस दर्रे की बात करें नंबर 1 की, तो ये दर्रा जो है दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह दर्रा पारंपरिक मुगल मार्ग पर स्थित है, यानी जो बनिहाल दर्रा है या जवाहर सुरंग है, ये मुगल रोड जिसे कहते हैं, तो मुगल रोड पर यह स्थित है। बुर्जला दर्रा भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर है। यानी अगर हम बात करें कि जो बुर्जिला दर्रा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। यह दर्रा पाक अधिकृत कश्मीर को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, यानी यह क्या है, दर्रा पाक अधिकृत है जो कि कश्मीर को कश्मीर की घाटी से जोड़ता है। और जोजिला दर्रा की बात करें तो यह कश्मीर को लेह, कारगिल, द्रास और आदि से जोड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जोजिला दर्रा कश्मीर को लेह से जोड़ता है और कारगिल, द्रास आदि से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है लिपुलेख दर्रा। देखिए यहाँ दर्रे के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि लिपुलेख जो दर्रा है वो कहाँ पाया जाता है। लिपुलेख जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है, यानी उत्तरांचल या उत्तराखंड एक ही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। उत्तराखंड में अन्य दर्रे भी हैं, जैसे माना दर्रा, नीति दर्रा। यह दर्रा कौन कौन से हैं, तो यह दर्रा जो है वो उत्तराखंड में भी स्थित है। लिपुलेख दर्रा जो है वो कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है, तो सिक्किम में जो है वो नाथुला दर्रा है। कौन सा दर्रा है, सिक्किम में नाथुला दर्रा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। जबकि जोजिला दर्रा है वो कहां पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वाड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यातव्य है कि नाथुला दर्रा के माध्यम से भारत चीन व्यापार होता है, यानी ध्यातव्य है कि नाथुला दर्रा के माध्यम से भारत
दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे कम जो वर्षा वाला स्थान है तो वो कौन सा स्थान है? तो वो चेन्नई है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो वो चेन्नई में होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में चेन्नई सबसे कम वर्षा वाला, जहां पर मात्र 40 सेंटीमीटर प्राप्त करता है। यह महानगर उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य प्राप्त करता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है? तो जो राजस्थान में है वो लेह है। यानी भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, भारत का सबसे कम वर्षा वाला जो है जो जम्मू कश्मीर में है, लेह। यानी लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जहां जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह हिमालयी श्रेणियों के वृष्टि छाया में स्थित होने के कारण स्थिति के कारण शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल दोनों में ही मौसमों की वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता। भारत में सबसे कम अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मौसम अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान कौन सा है? मौसिनराम। यानी मेघालय जिले के, मेघालय राज्य के मौसिनराम गांव में है। यानी यह मेघालय में ही स्थित है। जैसलमेर और बीकानेर राजस्थान में भी दो जिले हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र जो है, यानी भारत में शरदकालीन यानी शरदकालीन में वर्षा के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो वो है पंजाब और तमिलनाडु। यानी भारत में अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने यानी निवर्तन के साथ ही मानसून के चलने की दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है, दक्षिण की ओर हो जाती है। और इन लौटती हुई मानसूनी पवनों से पंजाब, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु व केरल आदि राज्यों में शरदकालीन में वर्षा होती है, जबकि दिसंबर और जनवरी में शीतकालीन वर्षा उत्तरी भारत में उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से तथा दक्षिणी भारत में लौटते हुए मानसून से होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए इंपॉर्टेंट है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? यानी पारादीप जो बंदरगाह है वो कहां पर स्थित है? पारादीप जो बंदरगाह है वो कहां स्थित है? तो वो उड़ीसा में। यानी पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है, जो कि यह बंदरगाह उड़ीसा तट पर महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसे फ्री पोर्ट बनाया जा रहा है तथा यहाँ लौह इस्पात उद्योग लगाने का प्रस्ताव है। यहाँ से जापान को लौह अयस्क और मैग्नीज का निर्यात किया जाता है पारादीप बंदरगाह से, यानी उड़ीसा से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह जो है वो है कपासी वर्षा। यानी कपासी जो वर्षा है वो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी कपासी वर्षा जो है वो मेघ अत्यधिक लंबवत विकास वाले मेघ होते हैं और इन मेघों में तेज वर्षा, उपल वृष्टि तथा प्रबल झंझावत की क्रिया होती हैं। इसमें भयंकर मेघ गर्जन तथा बिजली की चमक होती है।
चलिए अगले क्वेश्चन के साथ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम। कौन सा वन अनाच्छादित है? तो वो मिजोरम है। यानी 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% है। देश में कुल वनावरण 7,08,273 वर्ग किलोमीटर, जो भौगोलिक क्षेत्र के का 21.54% है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 3 राज्य संघीय क्षेत्र क्रमशः लक्षद्वीप 90.33%, मिजोरम में अगर देखें तो 86.27% तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 81.73% है। यानी 15वीं रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें वन रिपोर्ट में तो 2017 के अनुसार जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सबसे सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र में अगर बात करें तो वो मध्य प्रदेश है। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। अगर हम 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देखें तो देश में कुल वनावरण यानी वृक्षावरण देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% है। देश की कुल वनावरण देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का देखें तो 21.54 है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य क्रमशः जैसे मध्य प्रदेश जिसमें 77,414 वर्ग किलोमीटर में है,
अरुणाचल प्रदेश 66,964 वर्ग किलोमीटर पर है तथा छत्तीसगढ़ 55,347 वर्ग किलोमीटर पर है। अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में आपलावी वन यानी डिलुवियल फॉरेस्ट कहां पर पाए जाते हैं? तो अपलावी वन जो होते हैं वो पाए जाते हैं सुंदरबन में। सुंदरबन डेल्टा में ये सुंदरबन जो वन होते हैं उनको हम अपलावी वन भी कहते हैं। अपलावी वन अथवा मैंग्रोव जो वन है वो सुंदरबन में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो वन है वो दलदली मिट्टी में उगने के कारण जल सहन की क्षमता अधिक रखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र को सुंदरबन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लातूर किस प्रांत में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लातूर अगर बात करें तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यानी लातूर जो है वो महाराष्ट्र में है। यहां पर सन 1993 में भूकंप से भयंकर तबाही हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? यानी निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो वो है बैरन द्वीप। कौन सी है? बैरन द्वीप है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप है, जो बृहद अंडमान में स्थित है। यहीं पर नारकोर्नम ज्वालामुखी द्वीप भी स्थित है जो सुप्त ज्वालामुखी है। ये द्वीप टर्सरीय कालीन अराकनायोमा के विस्तारित भाग है। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो वो ऑप्शन नंबर बी महानदी पर बना है। किस पर बना है? महानदी पर बना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हीराकुंड बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ और यह 1953 में बनकर पूर्ण हुआ था। बस 1957 में यह बांध पूरी तरह काम करने लगा था। हीराकुंड परियोजना भारत की एक नदी घाटी परियोजना में से एक है और इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले 15 किलोमीटर दूर महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया और यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी महानदी पर बना है जो कि उड़ीसा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोविंद वल्लभ सागर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो गोविंद वल्लभ जो सागर है वो कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में है, जो कि रेहंद नदी पर, यानी रेहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रेहंद नदी पर निर्मित है। इस बांध की पृष्ठभूमि में 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर का
निर्माण किया गया और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम परियोजना के रूप में है। अगला है दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो दुलहस्ती बिजली स्टेशन जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। कहां पर है? चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। चिनाब यानी दुलहस्ती जो है स्टेशन वो चिनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती 390 मेगावाट क्षमता के उत्पादन की एक जल विद्युत परियोजना है। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक चिनाब नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था। दुलहस्ती याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो वो भागीरथी पर अवस्थित है। किस पर है? भागीरथी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तरांचल राज्य में भागीरथी और भिलांगना के संगम पर अवस्थित है। इस परियोजना को प्रथम चरण में 1000 मेगावाट तथा द्वितीय चरण में 1400 मेगावाट अर्थात कुल 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव हो सकेगा। यानी टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तरांचल राज्य में भागीरथी और भिलांगना के संगम पर अवस्थित है और इस परियोजना से प्रथम चरण में 1000 मेगावाट तथा द्वितीय चरण में 1400 मेगावाट अर्थात कुल 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव हो सकेगा। यानी टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भागीरथी। अगले क्वेश्चन के साथ, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है? यानी नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है तो वो है कृष्णा नदी। यानी नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद से लगभग 144 किलोमीटर दूर नंदीकोट ग्राम के पास कृष्णा नदी पर सीमेंट व पत्थर द्वारा 88 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई क्या है? यानी नागार्जुन जो सागर परियोजना है वो किस पर बनी है? वो कृष्णा नदी पर बनी है। किस पर? कृष्णा नदी पर बनी है, जो कि 88 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया कृष्णा नदी पर सीमेंट और पत्थर द्वारा। 204 किलोमीटर लंबी दाई नहर शाखा तथा 175 किलोमीटर लंबी वाई नहर शाखा के कुल सिंचाई क्षमता 8.95 लाख हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, तुलबुल नदी। यानी तुलबुल परियोजना जो है वो किससे संबंधित है? तो वो ऑप्शन नंबर सी यानी झेलम नदी से संबंधित है। किससे है? तुलबुल परियोजना निम्न नदी से संबंधित है तो वो है झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना झेलम नदी यानी दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी। यानी तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो वो झेलम नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है।
सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी से संबंधित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तुलबुल जो परियोजना है वो किससे संबंधित है, तो वो झेलम नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए इंदिरा गांधी जो नहर है वास्तविकता अगर देखा जाए तो वो हरकी बैराज में, यानी उसका उद्गम स्थल क्या है, हरकी बैराज। हरकी बैराज जो है वो सतलज तथा ब्यास नदी के संगम पर निर्मित है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर प्रणाली है, यानी सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। और यह नहर जो है वो कहां पर स्थित है, तो वो राजस्थान में, राजस्थान के मरुस्थलीय सीमा को छूती हुई पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त योजना है। कहां पर है, राजस्थान के मरुस्थलीय सीमा को छूती हुई पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त योजना है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नागल जो बांध है वो कहां पर बन रहा है, तो वो उसका ऑप्शन नंबर जैसे हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है। पंजाब हिमाचल प्रदेश में जो सतलज नदी पर बनाई गई एक परियोजना है भाखड़ नागल परियोजना, यानी किस नदी पर है, तो यह एक सतलज नदी पर है, जो कि यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का लाभ मिलता है जैसे पंजाब को, हरियाणा को और राजस्थान को, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित क्षेत्र में दिल्ली को मिलता है। यह हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा बांध के पीछे बनाई गई एक गोविंद सागर झील जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन आता है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो शिव समुद्रम की बात करें तो वो कर्नाटक में स्थित है। कहां पर है, शिव समुद्रम कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। यानी कर्नाटक के शिव समुद्रम परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात के समीप शक्ति गृह स्थापित किया गया है। यहां से बिजली कोलार की खानों, बंगलुरु और मैसूर की ऊनी और रेशमी कपड़े की मिलों और अन्य नगरों व गांवों को दी जाती है। यहाँ 1902 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कब से, 1902 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो शिव समुद्रम जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ के स्थित है, तो वो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है अवस्थित है तो वो है बेतवा नदी पर। कहां पर स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित है। कौन सा, रानी लक्ष्मीबाई बांध, जो कि झांसी में यानी जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो झांसी से 25 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थापित किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के भूभाग की सिंचाई होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित परियोजना कहां स्थित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है तो वो कहां स्थित है, बेतवा नदी पर है। यानी रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी से 25 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थापित किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के भूभाग की सिंचाई की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जिससे उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के भूभाग की सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन आता है पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी पर बनाया गया।
यानी पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी पर बनाया गया। यानी पोंग बांध को ब्यास नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह बहुउद्देशीय परियोजना ब्यास नदी पर बनी है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें पंजाब, हरियाणा व राजस्थान का संयुक्त सहयोग है। हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है इसमें पंजाब, हरियाणा व राजस्थान का संयुक्त सहयोग है। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो ब्यास नदी पर, याद रखें, और जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें पंजाब, हरियाणा व राजस्थान का एक संयुक्त सहयोग है। अगले क्वेश्चन के साथ, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। यानी इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकली हुई है। इस परियोजना की आधारशिला जो है पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 23 अक्टूबर 1984 को रखी थी। इस परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर 92 मीटर ऊंचा और 653 मीटर लंबा गुरुत्वीय बांध का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है, तो भारत में चीनी का सबसे बड़ा जो उत्पादक है भारत में चीनी का सबसे बड़ा जो उत्पादक है तो वो उत्पादक है उत्तर प्रदेश में। यानी भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश के 2017-18 में है, जो चीनी का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वो देश में वस्त्र उद्योग के पश्चात चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि पर आधारित उद्योग है। अगला क्वेश्चन आता है, कि वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला गिरि राजपथ गुजरता है। वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला गिरि राजपथ जो है वो कहां से होकर गुजरता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद से। यानी वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली ग्रेट राजपथ हैदराबाद से गुजरती है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख नाम से जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। कि भारत का सबसे छोटा जो राजमार्ग है वो 47A है, जिसकी 6 किलोमीटर लंबाई है। अगला क्वेश्चन आता है, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। यानी कोंकण जो रेल मार्ग है वो किसको नहीं जोड़ता है? तो वो है बेलगांव को। यानी बेलगांव को नहीं जोड़ता है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा, बीर, खेड़, रत्नागिरी, राजापुर, कुड़ाल, स्वांतवादी, गोवा के परनेग, मडगांव, केनकोना तथा कर्नाटक के करवार, अंकोला, भटकल, कुंडापुरा, उड़पी, थोकुर, मंगलौर तक जाती है। कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली परिचालन 26 जनवरी 1981 को प्रारंभ हुआ था। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक
एवं अन्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जो रेलवे लाइन शुरू हुई थी वो 1853 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह कौन सा उद्योग है? तो नेपा नगर जो उद्योग है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत में अखबारी कागज बनाने के लिए नेपा नगर यानी मध्य प्रदेश का कारखाना विख्यात है, जो कि मैसूर कर्नाटक, बेलपुर केरल, सांगली महाराष्ट्र एवं दीमापुर नागालैंड अन्य अखबारी कागज के उत्पादन केंद्र है। वर्तमान में कागज उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहां पर हैं? पश्चिम बंगाल में है, जहां टीटागढ़, नेहाटी, हावड़ा, बांसबेरिया आदि प्रमुख केंद्र हैं। आंध्र प्रदेश में कागज नगर, तिरुपति व राजमुंद्री महाराष्ट्र में मुंबई, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर तथा साहेबगंज बिहार में, डालमिया नगर हरियाणा में, यमुना नगर आदि प्रमुख नगर हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कौन सा है? तो इस समय भारत में सबसे बड़ा जो वस्त्र उद्योग केंद्र है वो है मुंबई, यानी अहमदाबाद नगर में देश का सर्वाधिक संख्या में 72 कारखाने कार्यरत हैं। मुंबई को वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ कारखानों की संख्या 63 है तथा उत्पादन सर्वाधिक। सूरत भी वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ 17 मिलें हैं। कहाँ पर? 17 मिलें स्थित है। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाने वाला तमिलनाडु में जो स्थित है कोयम्बटूर, उसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इन क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो वो कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। याद रखें इस बात को। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? यानी किस राज्य में राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो वो महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में है। यानी सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में भारत विश्व का तीसरा बड़ा देश है। भारतीय सड़कों की कुल लंबाई लगभग 33 लाख किलोमीटर है। सड़कों की कुल लंबाई के संदर्भ में क्रमशः जैसे महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सड़क रेल मार्ग उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। यानी उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिमी जो कॉरिडोर सुपर हाईवे है उसका मिलन का जो कस्बा है वो कौन सा है? तो वो है नागपुर। क्या है? नागपुर। यानी उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो सुपर हाईवे है वो कहाँ मिलता है? तो वो नागपुर में मिलता है। यानी पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और यह एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। कहाँ काटते हैं? झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ देखेंगे, वाराणसी से कन्याकुमारी जोड़ने वाला ग्रेट डेक्कन राजपथ गुजरता है। मैंने बताया अभी आपको कहां से गुजरता है, वो हैदराबाद से गुजरता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जैसे कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है तो वो किसे नहीं जोड़ता है? बेलगांव को नहीं जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? तो भारत में सबसे पहली जो रेलवे लाइन शुरू की गई थी 1853 में। यानी भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच प्रारंभ हुई थी और विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में
लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। रेलवे वित्त को वर्ष 1924 और 25 ईस्वी के बीच एक वर्त कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया था। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। किसकी है? रेलवे बोर्ड पर है। इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कल पार्ट 3 में। तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सर्वाधिक गहराई वाला जो बंदरगाह है वो है पारादीप। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक बार लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला जो बंदरगाह है वो ऑप्शन नंबर सी पारादीप है। यानी पारादीप बंदरगाह सर्वाधिक गहराई वाला है जो कि 18.7 मीटर है। यह बंदरगाह उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। यह भारत के पूर्वी समुद्री किनारे पर स्थित सबसे बड़े समुद्र तटों में से एक है। यह बंदरगाह एक कृत्रिम हार्बर पर बनाया गया है। पारादीप गहरे पानी वाला बंदरगाह है जो कि बंगाल की खाड़ी तथा महानदी के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो भारत के पूर्वी तट का जो नहीं है वो कांडला नहीं है। क्या नहीं है? कांडला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो वो कांडला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बाकी जितने भी हैं पूर्वी तट के, जैसे चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरन, ये सब कहाँ है स्थित? ये पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप जो बंदरगाह है वो कहाँ? उड़ीसा में स्थित है जो कि जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह जैसे हैं कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मार्मुगुआ, न्यू मंगलुरु, कोच्चि आदि तथा पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह निम्न है: कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरन आदि हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम चलिए अगला क्वेश्चन है कि हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ किया जाता है। यानी हल्दिया जो है वो पश्चिमी बंगाल का एक स्थित हल्दिया बंदरगाह कोलकाता तक न पहुंच पाने वाले बड़े बड़े जलयानों के लिए विशेष रूप से कोलकाता के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। यह हुगली नदी के ठीक मुहाने पर स्थित है। क्या है? यह हुगली नदी के ठीक मुहाने पर स्थित है। यहाँ पेट्रोलियम आयात की विशेष सुविधाएं विकसित की गई हैं। निकट में ही हल्दिया रिफाइनरी की भी स्थापना की जा चुकी है। यानी जो हल्दिया बंदरगाह है वो पश्चिमी बंगाल स्थित है जो कि कोलकाता तक न पहुंचने वाले बड़े बड़े जलयानों के लिए विशेष रूप से कोलकाता के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। यह हुगली नदी के ठीक मुहाने पर स्थित है। यह पेट्रोलियम आयात का विशेष सुविधा विकसित की गई है। निकट में ही हल्दिया रिफाइनरी की भी स्थापना की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो कच्छ की जो खाड़ी पर स्थित है वो कांडला बंदरगाह है। यानी गुजरात राज्य में स्थित एक कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है जो कि हल्दिया बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में कोलकाता में है। मुंबई और कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है।
पूर्वी तट के बंदरगाह में चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक ज्वार बंदरगाह है। कांडला कैसा एक ज्वार बंदरगाह है जो कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। तो कांडला बंदरगाह जो स्थित है वो कहां पर स्थित है, तो वो ऑप्शन नंबर कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। यानी कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पतन है। यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस प्रकार से आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए और हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे 101 क्वेश्चन के साथ और कल पार्ट 3 में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बार आप लोग कमेंट जरूर करें। कमेंट में आपको जो भी लिखना हो, आपको सही लगा हो, सही गलत या कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। और ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल को देखने के लिए या हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप लोग क्या करें, आप लोग वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहेगा। अब हम लोग मिलेंगे तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट पर भी जाकर के लाइव जुड़ सकते हैं। वेबसाइट है हमारी मीमांसा academy.co.in पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और हमारा एप्स है, इस वेबसाइट के माध्यम से एप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक लेरा नाम से हमारा एप्स है जिसमें सब्सक्रिप्शन जो कोड रहेगा वो MIM003 के नाम से है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को और हमारी इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं। ओनली इस वेबसाइट से देखने के लिए आप अगर वहां से कोर्स भी लेना चाहते हैं, अलग अलग तरह से कोर्स भी मिलेंगे आपको, जिसमें आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल के लिए हो, चाहे वो SSC के लिए हो, और कोई भी न्यू फॉर्म अगर निकलता है तो आप हमारी इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और एप्स को डाउनलोड करके वहां से कोर्स को भी सबसे सस्ता कोर्स है मात्र 99 रुपीज में है, जिसमें अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको अनलिमिटेड, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।